इस वक्त देश में दो बड़ी सियासी हलचल है। एक और जहां बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, तो वहीं मुंबई में महाविकास अघाड़ी की अहम मीटिंग शुरू हो चुकी है। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिद्धारमैया के साथ साथ डीके शिव कुमार भी मौजूद हैं। ये दोनों अगले मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, जबकि मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर बात हुई। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद पूरे विपक्ष को मानो 2024 चुनाव के लिए संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष को यह लगने लगा है कि कर्नाटक की ही तरह अब 2024 आम चुनाव में भी बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। सवाल ये कि क्या विपक्ष की उम्मीद वाकई 2024 के सबसे बड़े घमासान में धरातल पर उतर पाएगी? क्या महज एक जीत से विपक्ष अति आत्मविश्वास से तो नहीं भर गया? आज हल्ला बोल में बहस इन्हीं पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की शुरुआत होने वाली है। सिद्धारमैया से लेकर डीके शिव कुमार उस बैठक में रहेंगे। एक तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सिद्धारमैया, तो दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने दमखम के लिए जाने चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार हैं और नहीं मिलने पर उनकी नाराजगी भी कांग्रेस पार्टी अच्छे से जानती है। वहीं डीके हैं जिनको लेकर यह चर्चा है कि उनके समर्थक भी जबरदस्त तरीके से इस बार उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं और उनके घर के बाहर समर्थक इकट्ठा हो गए हैं। सब कह रहे हैं डीके को सीएम बनाइए। जल्दी से आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में भी शायद कांग्रेस को भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं रही होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान के भी ऊपर है। बेंगलुरु में अध्यक्ष खड़गे ने सीएम पद की रेस में शामिल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। जाहिर सी बात है, अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत की मिठास शक्कर से भी मीठी जो है। लेकिन एक खेमा और भी है जो कांग्रेस की जीत से गदगद है, बम है, उम्मीदों से है। विपक्ष के इन तमाम बड़े चेहरों को देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत ने इन्हें एक आस दे दी है, जिसके सहारे अब इन सबको 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की मानो संजीवनी मिल गई। ममता इसे बीजेपी का अंत मान रही है। शरद पवार कहने लगे कि मोदी है तो मुमकिन है के नारे को जनता ने नकार दिया। शिवसेना उद्धव गुट कह रहा है कि मोदी लहर थम चुकी है। नीतीश और तेजस्वी ने तो पहले ही मोर्चा खोल रखा है। पहले ममता का फॉर्मूला सुनिए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर ध्यान दीजिए। Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. Now it is the beginning of the end of 2024. Because if you see full India, from where they will get the vote? जहाँ स्टेट के इलेक्शन होंगे वहाँ पर हम अपना जो आज की जीत है वैसा ही हम कोशिश करें। मतलब एक कर्नाटक ने और वहाँ कांग्रेस की जीत ने पूरे विपक्ष में जोश भर दिया है। कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो रिजल्ट आया है एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ? विपक्ष के तमाम दावों के पीछे की गणित को समझना जरूरी है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में लोकसभा की कुल 130 सीटें, जिनमें से बीजेपी के पास फिलहाल 29 सीटें। इसमें से भी 25 सीटें उसे अकेले उस कर्नाटक से मिली है जहां अब उसकी सरकार नहीं रही। तेलंगाना से बीजेपी के पास
4 सांसद हैं। साफ है कि बीजेपी की कर्नाटक में हार से दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी की उम्मीद सबसे परवान पर है। मुंबई में शरद पवार के घर उद्धव समेत बड़े नेताओं ने बीजेपी को हराने पर मंथन किया, रणनीति बनाई। हालांकि कर्नाटक की जीत से बीजेपी को झटका जरूर लगा है, लेकिन तर्क ये भी है कि स्थानीय मुद्दों पर लड़ी गई विधानसभा की जीत लोकसभा चुनाव पर असर नहीं डाल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन और नेतृत्व उसकी समीक्षा करके 2023 हारे 24 की रणनीति बनाएंगे। जैसे 19 में हम लोगों ने वहां 28 में से 27 सांसद जीते थे, तो कैसे 24 में हम 2019 दोहरावे वहां लोकसभा के चुनाव में, इस पर काम करेंगे और जनता का जो भी जनादेश होता है शीश झुकाकर स्वीकार किया जाता है। Whether it's going to have any impact on the Lok Sabha elections of 2024 is, in my view, purely imaginary. अगला एक साल बीजेपी और उसके विपक्षी दलों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। कर्नाटक में हार के झटके से बीजेपी को उबरना है, तो विपक्ष के सामने इस जीत के सहारे अपनी उम्मीदों को साथ लेकर चलने की चुनौती है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपी के, अभय दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। स्वागत है आपका। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और राजीव रंजन जी नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए। कुछ ही देर में ब्रिजमोहन जी भी जुड़ेंगे जो कि एनसीपी के प्रवक्ता है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एमवीए की बैठक खत्म होने के बाद संजय राउत मीडिया से बोले हैं कि कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस नहीं पूरे विपक्ष की जीत है। आपको बता दें विपक्ष लामबंदी कर रहा है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने बीते दिन कहा कि बीजेपी 2024 में अब 100 सीट भी नहीं ला पाएगी, कर्नाटक ने रास्ता दिखा दिया है, तो वहीं शरद पवार ने बैठक बुलाई महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की बैठक। उसके बाद संजय राउत ने सीधा हमला बोला, कहा कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस नहीं पूरे विपक्ष की जीत हुई। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह से ठाकरे सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार को हटाया गया, वो कैसा गैरकानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका निर्णय है। उस निर्णय के बारे में हमने चर्चा की है। उस बारे में हमने पूरे लीगल एस्पेक्ट जनता को समझाने के लिए अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाएंगे। और जैसे नाना कुटुंबी जी ने कहा है, आप उस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी की तो जो दिमाग चल रहा है कि एक मिस इंटरप्रिटेशन चुनाव, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो निकाल है वो शिवसेना पार्टी के पक्ष में है। आप एक बार समझ लीजिए, ये सरकार गैरकानूनी है, इलीगल है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताने के बाद में इस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मीडिया के सामने हंसकर जाते हैं और कहते कि हम ही जीत गए। ये कौन सी, अभी मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्या बात है, लेकिन जनता को हम बताएंगे कि गलत है। और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में जैसे कर्नाटक जीता है वैसे हम महाराष्ट्र जीतेंगे। और जो सभाएं हमारी बाकी है, पुणे है, कोल्हापुर है, वज्रमूठ की सभा, महाविकास आघाड़ी की वज्रमूठ हम फिर एक बार यहाँ सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा आने वाली दिनों में जरूर होगी। आज प्राइमरी डिस्कशन हुआ है और हमारे तीनों पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और बहुत ही शांततापूर्ण तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कर्नाटक में कांग्रेस नहीं पूरे विपक्ष की जीत हुई है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। विपक्ष में जबरदस्त ऑक्सीजन का संचार हो रहा है कर्नाटक में आपकी हार और कांग्रेस की जीत पर, और जीत भी ऐसी वैसी नहीं 136 नंबर वाली। तो विपक्ष के सारे नेता लामबंद हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। ममता जी कह रही है 100 सीट आपकी नहीं आएगी 24 में। राउत साहब कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ कर्नाटक में कांग्रेस नहीं पूरे विपक्ष की जीत हुई है। उसमें जनता दल सेकुलर की भी जीत मान रहे होंगे। आदरणीय संजय राउत जी के साथ ये संकट है कि मिथ्या प्रलाप करने के लिए वह अभिशप्त हैं और वो इस अभिशाप से मुक्ति हो, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना। हमारे मित्र हैं, उनका संकट ये है कि बताए ना, अगर पूरा विपक्ष जीता है तो जनता दल सेकुलर का क्या हुआ?
कुमार स्वामी उनके साथ हैं क्या? तो वहां या तो कुमार स्वामी को विपक्ष से बाहर निकाल दे रहे हैं वो, स्वयं श्रीमान संजय राउत जो हैं, राज ठाकरे उनके साथ आने वाले हैं क्या? शिवसेना के साथ बड़े मित्र रहे हैं उनके भाई, विपक्ष में राज ठाकरे भी है, मनसे भी है वहां महाराष्ट्र की विपक्ष में। तो ऐसी बहुत सारी जो है विसंगतियां हैं। फिर भी अगर पूरा विपक्ष एक होना चाहता तो ये उसका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, तो विपक्ष एक होकर लड़े। भारतीय जनता पार्टी अपने हमारे जो साथी हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, उनके साथ मिलकर हम भी चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जो है जिसको जनता बेहतर पाएगी उसको जो है उसके पक्ष में जनादेश देगी। अभी कर्नाटक में जो है जनता ने हमें चूक देखी और कांग्रेस को उसने पसंद किया, कांग्रेस को जनादेश दिया, हम लोग उसको विनम्रता से स्वीकार रहे हैं। हम ईवीएम के नाम पर जो है विलाप नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ देर पहले ही आपको यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला मतदान के तत्काल बाद जो है विदेश से ईवीएम आने की बात कर रहे थे। अब परिणाम आ गए तो ईवीएम बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो हम जो है जनता के जनादेश को सिर माथे स्वीकार करने की परंपरा का निर्वाह करने का लोकतांत्रिक धर्म का निभाते हैं। और इनके साथ ऐसा है कि इनका लोकतंत्र में विश्वास ही कहाँ है। इन्होंने लोकतंत्र को नोट तंत्र बनाया, वंश तंत्र बनाया, कंस तंत्र बनाया, उस तंत्र के ये शिकार हैं। ठीक है, अब एक आपने चुनाव जीता है, आपको जो है आपका अभिनंदन है और अच्छी आप सरकार चलाएं इसके लिए शुभकामनाएं हैं। और आप भविष्य में और दलों को जोड़कर लोकसभा हमारे विरुद्ध लड़े, यह तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही है। विदेशी जो ये विपक्ष की एकजुटता है वो अभी भी काल्पनिक कह रही है बीजेपी। आपने स्वपन दास गुप्ता को भी सुना, वो कह रहे काल्पनिक चीज है ये, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये लामबंदी चलेगी नहीं, सबको अपने अपने बल पे ही लड़ना होगा। मोदी से मुकाबला कैसे करेंगे, हरा देंगे अब देखिए आपने बीजेपी को। शुरू के उद्बोधन में कहा कि क्या संजीवनी मिल गई, तो रामराज्य की अवधारणा को मूर्छा में डाल दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो स्वाभाविक रूप से सारे दल एक होकर एक बहुत बड़ा भ्रम भारतीय जनता पार्टी का भी टूटा है। उनको लगता था सिर्फ प्रधानमंत्री जी की छवि के आधार पर हम अंतिम समय में चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ना प्रधानमंत्री जी की छवि काम आई, ना अमित शाह साहब की, ना योगी जी की। 90-90, 70-70% सीटों पर जहां कैंपेन किया वहां भारतीय जनता पार्टी की करारी पराजय हुई है। 2004 में भी यही कहते थे, तब तो टावरिंग पर्सनालिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे शख्सियत से मुकाबला था, तब भी फील गुड और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था, तब भी कोलेशन ऐसे ही बना था अंजना जी। उस समय भी जो सीपीआई सीपीएम है त्रिपुरा में, केरला में, वेस्ट बंगाल में प्रभावशाली दल थे। समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन वो उस यूपीए का हिस्सा नहीं बने। लेकिन जब बाद में सरकार बनी तो 335 सीटों के साथ यूपीए के गठबंधन ने आकार लिया। समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, लेफ्ट ने बाहर से सहयोग किया और 10 वर्षों तक हमने बहुत अच्छा देश को काम करके दिखाया। और 8 साल तक उसके पहले हम सरकार में नहीं थे, 96 से 2004 तक नहीं थे। तो ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी को दूर करना चाहिए। और है कितने प्रांतों में असली में सरकार? इनकी 9 प्रांतों में सरकार है खुद के दम पर। वो 9 प्रांतों में भी बड़े प्रांत, मध्य प्रदेश में तो हथियाई हुई सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, उसके अलावा इन लोगों ने महाराष्ट्र में हथकंडों से सरकार हथियाई। तो 6 प्रांतों में इनके साथ, इनके गठबंधन के साथी हैं। इनके गठबंधन के साथी इनके साथ उस चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। बता दूं, ये अभी इतनी व्याख्या कर रहे थे, अकाली दल, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू, जो इनके कालांतर से 17, 20 साल से गठबंधन था, वो सत्ता के अहंकार में इन्होंने उसको खत्म कर लिया। इनकी 50-60 सीटें भी कम आती है। हाँ। तो कोई इनको साथ देने वाला बाद में नहीं मिलेगा। प्रेम जी, वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग अपने दम पर लड़ेंगे, बाद में पोस्ट पोल मिलकर आपको, अगर आपके नंबर्स कम सीमित करने में वो सही हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो वो मिलकर सरकार बना लेंगे। वो 2004 याद करा रहे हैं, फील गुड। ठीक है, उनका अधिकार है। हाँ नहीं, 2004 भी आपको याद करा दें, एक आंध्र प्रदेश में इनकी 33 सीटें आई, उसके कारण 146 हुए, वरना 112, 113 पर ही थे। और इस बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इनकी कितनी सीटें जरा अभय दुबे जी बता दीजिए, और कितनी सीटें ले आने वाले हैं ये भी बता दीजिए। वहां आप टीआरएस के साथ गठबंधन करने वाले हैं क्या तेलंगाना में, ये भी बता दीजिए। आंध्रा में आप वाईएसआर से गठबंधन करने वाले हैं क्या, ये भी बता दीजिए। केरल में आप सीपीएम से गठबंधन करने वाले हैं क्या, ये भी बता दीजिए। ये पोस्ट पोल होगा, प्री पोल होगा, ये भी बता दीजिए। तो कृपा करके जो है 2004 के सपने देखना ठीक है, लेकिन 2024 से 20 वर्ष इसी कर्नाटक के नतीजे देख लीजिए ना एक बार कर्नाटक का ये जो नतीजा दिखा रहे हैं, कावेरी में भी बहुत जल रहा है। हाँ प्रेम जी, एक बार जल्दी से दिखा दीजिए कर्नाटक का ही नतीजा, ये लोकसभा का नतीजा देखिए। अभय जी आपको दिखा रही हूँ। जी जी जी,
अब मतलब 40-44 पर आप लोग सिमट गए। एक बार में आप सोच रहे हैं जंप करके आप उखाड़ फेंकेंगे। ये देखिए ना, विधानसभा में पिछली बार भी 103 सीटें ही बीजेपी को आई थी, कोई उनको बहुत प्रचंड जीत वीत नहीं मिली थी, तो बाद में जो हुआ सो हुआ, लेकिन 25 सीटें उन्हें लोकसभा में मिली थी। कर्नाटक का टेम्पलेट, देश का टेम्पलेट बना ही नहीं है अभी तक, तो आपको कैसे लग रहा है कि इस बार बन जाएगा? देखिए, आप ही का एक सर्वे में देख रहा था पुराना, आपने जिस एजेंसी से कराया था, उसने कहा था कि कर्नाटक के इलेक्शन के पहले कहा था कि 15 से 17 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा कर्नाटका की हार के बाद। मैं एक बड़ा प्रश्न यहां खड़ा करना चाहता हूं। 19 का चुनाव बहुत इमोटिव इशू पर इन्होंने लड़ा, उस परिस्थितियों को अलग रख देते हैं। आज जो देश भर में परिस्थितियां इनके साथ है, मुझे बताइए, दक्षिण भारत के प्रांत में तो ये बाहर हो गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं। जो सबसे बड़ा गठबंधन अगर है आज भी, तो वो यूपीए का है, महाविकास आघाड़ी। महाराष्ट्र का गठबंधन देख लीजिए, एनसीपी का, शिवसेना का, कांग्रेस पार्टी का। इधर बिहार में देख लीजिए, दो बड़े प्रांत है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस पार्टी है। अभी के जो परिणाम है हाल ही के, उसको उठाकर देख लीजिए। महाराष्ट्र के एपीएमसी के इलेक्शन में आपका सुपड़ा साफ हुआ कि नहीं हुआ इस 30 अप्रैल को? एमएलसी के 5 चुनाव महाराष्ट्र में हुए, आप 5 चुनाव में से 4 चुनाव हार गए, और वहां हारे नागपुर में और अमरावती में, जहां यूपी में क्या हुआ करता था। यूपी में क्या हुआ सर? देखिए, उत्तर नहीं, लोग स्थानीय निकाय का चुनाव, अंजना जी देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, स्थानीय निकाय का चुनाव जहां भी होता है आमतौर पर, वहां पर सरकारों के पक्ष में इंक्लाइंड होता है। महाराष्ट्र की परिस्थितियां इसलिए अलग है कि इन्होंने हथकंडों से हथियाई सरकार, तो इनका कस्बापेट 25 साल बाद चुनाव हारे, उसके पहले कोल्हापुर का आप चुनाव हारे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 21 और 25 हजार वोट से आप बाई इलेक्शन फरवरी में हारे हैं, जबकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं। इसका आशय यह साफ है कि जनता इंक्लिनेशन दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी की जो सरकार चली इतने वर्ष, 9 वर्ष, उसने देखा कि किसे महंगाई की आग में झोंक दिया। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया, 60-70 रुपए की दाल तेल 200 रुपए के पार हो गई, पेट्रोल 100 रुपए के पार कर दिया, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई। 40% की जैसे कर्नाटक में सरकार। कर्नाटक में आपने क्या क्या मुफ्त बांटने का ऐलान किया है? जो 5 गारंटीज है, एक बार जरा बताइए। देखिए, मुफ्त नहीं, वो जनता का अधिकार है। हाँ, वही जो अधिकार से क्या क्या मुफ्त दे रहे हैं। 5 गारंटी तो हमने मैनिफेस्टो के पहले अनाउंस की थी, उसके बाद तो 50 से अधिक गारंटियां हैं। 2000 रुपए प्रति माह बहनों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हमने कहा है कि 10,000 सारी महिलाओं को मिलेगा या सारी महिलाओं 2000 महिला प्रमुख घरों की पहली कैबिनेट में निर्णय होगा। 2000 रुपया हर महिला को। बिल्कुल 2000। कितना एक्सपेंडिचर इस पे आएगा? 2000 रुपए प्रति माह। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, हम हमारे स्टेट में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हम 1500 रुपए कर रहे हैं। हमारे 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ के आसपास महिलाएं होती है, उसका हमने बजटरी प्रोविजन हर एक स्टेट में ये प्रावधान। अगला क्या कर रहे हैं? एक फ्री बस राइड भी है महिलाओं के लिए। बस राइड है। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त। 200 यूनिट बिजली मुफ्त। 15,000 रुपए प्रति माह हम आंगनवाड़ी बहनों को दे रहे हैं। 10,000 रुपए छोटी आंगनवाड़ी बहनों को दे रहे हैं। 3 लाख रुपए उनके रिटायरमेंट पर दे रहे हैं। 2 लाख रुपए बहनों के रिटायरमेंट पर दे रहे हैं। किसानों को हम 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त, बगैर ब्याज का, हम बगैर इंटरेस्ट का लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। 1,30,000 करोड़ रुपए हम 5 वर्षों में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च कर रहे हैं। डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कर्नाटका में बना रहे हैं। तो कर्नाटका के विकास की समग्रता से समृद्ध 500 रुपए हमने 500 रुपए ये 3 सिलेंडर मुफ्त देने वाले थे, लेकिन इतने लेट से जागे बासराज मुंबई कि 3 सिलेंडर वाला मामला चला करते हैं। जना जी, उत्तर प्रदेश में की इन्होंने प्रेम शुक्ला जी, अब तो फिर ये लड़ाई होगी ना कि कौन ज्यादा दे सकता है। इसकी तैयारी होगी 24 के लिए। मैं अन्य मेहमानों के पास इसके बाद फौरन आ रही हूँ। प्रेम जी जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं बिछड़े सभी बारी बारी। वो कह रहे हैं एमवीए, 1 सेकंड सर, पूरा सवाल सुन ले। एक तो फ्रीबीज का मुद्दा, एमवीए इंटैक्ट है, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट। वहां जेडीयू, आरजेडी, जब वो कह रहे हैं बिहार में कांग्रेस एक साथ इंटैक्ट है। ये सब इंटैक्ट है, आपके साथ तो कोई नहीं टिका। तमिलनाडु में डीएमके के साथ हम हैं, जो बड़ा गठबंधन, आपके साथ कोई नहीं टिका। दोनों पे आपका जवाब। ठीक है। पहली बात, मैं एक तीसरे का जवाब देना चाहूंगा। स्थानीय लोग, इन्होंने कहा स्थानीय निकाय के चुनाव का परिणाम हमेशा जिसकी राज्य में सरकार होती है उसी के पक्ष में आता है। मित्र, हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, तब भी हमारे महापौर वहां जीतकर आते थे। मुंबई में आप शिवसेना की सरकार, कभी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार नहीं रहती थी, लेकिन मुंबई महानगर पालिका हमेशा, नागपुर महापालिका हमेशा, ठाणे महानगर पालिका हमेशा, पुणे महानगर पालिका हमेशा, संभाजी नगर महानगर पालिका हमेशा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के पास रही है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। इसका जो है परिणाम पड़ता है। गुजरात में हम 2017 में स्थानीय निकाय चुनाव हारे थे, आपकी थोड़ी सी बेहतर स्थिति हुई थी।
उसका परिणाम हमको 2018 के 17 के अंतिम चुनाव में जो है हमको कठिन चुनाव गया था। इस बार हम स्थानीय निकाय में जबरदस्त हमको बढ़त पहले ही मिली और वो आपने देखा कि 156 सीटें हम कैसे पाए। दूसरी बात, अब हमारे गठबंधन के साथी भाई, हमारा साउथ में जो है AIADMK के साथ गठबंधन है, हमारा शिवसेना के साथ जो असली शिवसेना है, जिसको निर्वाचन आयोग शिवसेना मानता है, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलती है, शरद पवार के मार्ग का अनुसरण नहीं करती है, उस शिवसेना उसको संवैधानिक सरकार कहा सुप्रीम कोर्ट किया, न सिर्फ अनैतिकता से, संवैधानिक सरकार कहा उसको, असंवैधानिक तरीके से भी सरकार आपने बनाई। चीफ व्हिप आपने गलत अपॉइंट किया, राज्यपाल के निर्णय पर पूरा कर लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। कैसे आप ये देखिए इनका संकट है, हताशा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त सरकार है। आदरणीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने श्रीमान एकनाथ शिंदे को संविधान के तहत सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया। एक बात और, श्रीमान उद्धव ठाकरे इस पर तो चूंकि भयभीत थे कि उनके साथ विधायक नहीं है, इसलिए छोड़कर भाग गए थे वो। ऐसे में पलायनवाद का जो है सिक्का उन पर मारा है। तीसरा, उसने कहा इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि कौन जो है असली शिवसेना है, वो इलेक्शन कमीशन तय कर चुका है, ये बात हो गई। तीसरा, अब जो हमारे साथ अपना दल, कल ही 2 उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, वो दोनों अपना दल हमारा जो साथी है वो चुनाव जीता है। हमारा इसी तरह से बिहार में हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे तमिलनाडु में गठबंधन के साथी हैं, हम केरल में भी कुछ छोटे दलों को अपने साथ गठबंधन में ले आएंगे, नॉर्थ ईस्ट में हमारे गठबंधन के साथी हैं। तो एनडीए का भी बड़ा गठबंधन और प्रभावशाली गठबंधन है। और उस गठबंधन में जो है, अभी नाना पटोले जिस तरह से संजय राउत के बारे में 4 दिन पहले बयान दिए थे, वैसे बयानों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रीमान संजय राउत के लिए शरद पवार 4 दिन पहले बोले, वो कुछ भी लिख देते हैं। तो शरद पवार और श्रीमान नाना पटोले आए दिन संजय राउत जी को जैसे जो है उनकी बेइज्जती करते हैं। मुझे बिल्कुल उनका मित्र होने के नाते, किसी जमाने में सहयोगी होने के नाते मैं बहुत उसको लेकर जो है चिंतित होता हूँ। यार इतना लगती लात खा के क्यों पड़े हुए हैं आप? इतनी आपकी दुर्दशा है कि उद्धव ठाकरे को रोज लोग जो है अड़का रहे हैं। दुबे जी, आपके उद्धव जी की चिंता प्रेम शुक्ला जी को भी हो रही है। नहीं आती है, सबसे प्रेम रखते हो दुबे जी। लेकिन सुनिए, ये सच है ना, बृजमोहन जी के नेता साहब ने किताब में लिख दिया है कि रिजाइन करने से पहले उद्धव ठाकरे ने बात नहीं की, उनको बात करना चाहिए था। वो इस्तेमाल करते ना जो अनुभव है शरद पवार का। ये भावनाओं में फैसले नहीं राजनीतिक लिए जाते, कोल्ड ब्लडेड फैसले कुछ होते हैं जो दिमाग से लेने पड़ते हैं। उनकी कोटरी ऐसी है। ये तो शरद पवार जी ने किताब में लिख दिया। अब छोड़िए इधर उधर का बयान, किताब में लिख दिया है। क्यों? अंजना जी नमस्कार। और नाना पटोले के बयान पे भी बोलिएगा सर, क्या हो गया? मतलब मामला अंदर अंदर लग रहा है कि थोड़ा सा। अंजना जी, सबसे पहले तो हम सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका में जो बुरी हार हुई है उसके बाद उनका अहंकार थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन हैरानी होती है कि बिल्कुल कम नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आपको 2024 के बाद इस अहंकार से मुक्ति मिल जाएगी, ये तय हो गया है। अंजना जी, देश का मूड अब बदल रहा है, बहुत तेजी से देश में परिवर्तन होने जा रहा है। जहां जहां चुनाव होंगे बीजेपी हारेगी, उसका कारण है भारत के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये हार केवल बीजेपी की नहीं है, ये हार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की है, जिनको कर्नाटका की जनता ने नकार दिया। अब इससे भी अगर ये अंदाजा न लगता हो कि 2024 में आपको हारना पड़ेगा, तो भाई आपकी बुद्धि पर प्रणाम करता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि विपक्ष को एक संजीवनी ऐसी मिल गई है कि लोग कहते थे कि बीजेपी को तो हराया नहीं जा सकता, मोदी जी को तो हराया नहीं जा सकता। अरे भाई, कर्नाटका ने शुरुआत की है, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, अभी राजस्थान आने वाला है देखिए। 24 के पहले इतना दुख झेलना है बीजेपी को कि हमें तो लगता है कि मार्च अप्रैल आते आते दुखों का एक बहुत बड़ा पर्वत इनके ऊपर गिरने वाला है। और हमारे विपक्ष की चिंता बीजेपी कतई न करे, क्योंकि हम सब एक हैं। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और कांग्रेस, उधर जेडीयू, आरजेडी, उधर जेएमएम, उधर डीएमके, उधर आम आदमी पार्टी, उधर अखिलेश यादव, उधर बसपा, उधर ममता बनर्जी, कौन हमारे साथ नहीं आना चाहता है? सब लोग एक मत पर होकर ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को, अभय जी को वो पसंद नहीं होगा। नहीं ठीक है, अभी सब देखिए, अभी
अंजना जी, अरे अभी सब एक मंच पे आना चाहते हैं। प्रोग्राम तो बना लीजिए। अभय जी चुप हो जाएंगे। आम आदमी मंच पर सब आना चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा कि है, सरकार बनाने के साथ आ रहे हैं। हाँ। बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक मंच पर आना चाहते हैं। तो ये जीत जो संजय राउत जी ने कहा ना कि ये कांग्रेस की अकेली नहीं है, ये सभी विपक्ष की जीत है। क्योंकि हम कांग्रेस को अपना भाई समझते हैं, कांग्रेस को अपना विपक्ष समझते, अपना दोस्त समझते हैं, तो हम क्यों नहीं खुश होंगे उनके खुशी में। लेकिन यही विपक्षी दल है ना जो अन्य राज्यों में भी, अब गुजरात में ये कांग्रेस नाकाम रही तो वो अलग हो जाएगा क्या? और लोकसभा का टेम्पलेट नहीं बन पाता है राज्यों से। कई राज्यों में हमने देखा, आप दिल्ली देख लीजिए, सारे के सारे क्लीनिंग, एक सेकंड, क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी के लिए और सारे के सारे 6 सांसद बीजेपी के लिए। कर्नाटक में भी यही है सर। तो फिर इसमें अति आत्मविश्वास तो नहीं है? ब्रिजमोहन जी आ रही हूं। दुबे जी थोड़ा सा। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को पूरे विपक्ष की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़के विपक्ष के सारे लोगों को संदेश दे दिया है। कितना मधुर लग रहा होगा आज। हाँ बोलिए। ये बात सच है कि ये जो फैसला हुआ या जो जनता ने, कर्नाटक की जनता ने, जो आदरणीय मोदी जी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा चमत्कारिक व्यक्तित्व है, फिर आरएसएस की संगठन क्षमता की बहुत बात होती थी, फिर ये भी बात चलती थी कि मुफ्त में सिलेंडर दिया है, मुफ्त में अन्न दिया जा रहा है, मुफ्त में मकान दिए हैं। तो एक लाभार्थी का एक नई श्रेणी बना दी थी जिसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी बहुत शक्ति से कर रही थी पिछले लंबे समय से। उन सारे लोगों को भारतीय कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया है। ये बात सच है कि राज्यों के जो चुनाव होते हैं और जो केंद्र के चुनाव होते हैं तो उनके डायनेमिक्स अलग होते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो इन्हीं बातों से प्रेरणा भी लेता है। जैसे कर्नाटक की चुनाव की जीत के बाद अब आने वाले दिनों में 5 राज्यों में और चुनाव होना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। एक सेकंड आपको टोक रही हूं सर, एक खबर इस वक्त आ रही है, विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है जिसमें ये तय होना है कि सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार, ये दो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना जाता है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद डीके शिवकुमार को दिया जा सकता है। ऑब्जर्वर के तौर पर सुशील कुमार शिंदे वहां पर पहुंचे हैं। बैठक से पहले उन्होंने क्या कहा है, आइए आज जल्दी से आपको सुना देते हैं। डीके को आप देख रहे हैं, कल इनका जन्मदिन भी है और लोग ये मान रहे हैं कि क्या जन्मदिन के पहले अच्छा तोहफा मिलेगा या फिर नाराजगी होगी उनके समर्थकों के बीच। आइए आपको सुना देते हैं जल्दी क्या कह रहे हैं सुशील कुमार शिंदे इस बैठक के पहले। भाई मेरे नजदीक का स्टेट है तो मुझे सब पता है वहाँ, लेकिन अभी सिचुएशन अलग है। अभी तो ये यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डेमोक्रेसी बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल किया है। चलिए, लोकतंत्र में कम से कम कांग्रेस पार्टी की नजर में कर्नाटक में कम से कम लोकतंत्र बच गया है। ये भी अनूठी परिभाषा है आप लोगों की। जहां आप जीतते हैं वहां पर लोकतंत्र बच जाता है और जहां पर नहीं वहां पर लोकतंत्र में प्रॉब्लम हो जाती है। अनघा हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रही है। अनघा, दोनों ही गुट के समर्थक भी वहां पहुंच गए हैं क्या? डीके के घर के बाहर हमने देखा कि उनके समर्थक सीधा पोस्टर लेके खड़े हो गए थे कि सीएम उन्हें बनाया जाए। यहां पर क्या तस्वीर है? जी, हम अभी बाहर सांग्रिला होटल के बाहर है। बहुत भीड़ है, बहुत क्राउडेड भी है और अभी सीएलपी मीटिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और तमाम नेताओं कांग्रेस से अभी आ चुके हैं। एनएआरएस भी है यहाँ, सुशील कुमार शिंदे भी आ चुके हैं, बीके हरिप्रसाद और सिद्धरामैया इज ऑल्सो हियर। डीके शिवकुमार भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो अभी ಸಿಎಲ್ಪಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲ್ಲ. That was Congress leader N.A. Harris over there. We're being told that अभी 3 सिनेरियोस होंगे। एक सीक्रेट बैलेट पेपर का वोटिंग होगा या फिर एमएलएस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ही एक रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड करने के लिए बोलेंगे, या तीसरा ऑप्शन ये है कि सारे एमएलए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर सुशील कुमार शिंदे के साथ 1-on-1 बात करके डिसाइड करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जरूर ये बहुत हाई स्टेक्स मीटिंग है, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि दोनों नेताओं डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया ठीक है, मैं लौट रही हूँ करके कांग्रेस को जीता है। एक और खबर इस वक्त आ रही है, जल्दी से आपको बता दें।
कर्नाटक में सुन्नी उलमा बोर्ड की डिप्टी सीएम पद की मांग है। सुन्नी उलमा बोर्ड की डिप्टी सीएम पद की मांग है। मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये सुन्नी उलमा बोर्ड जिसने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था, उनकी तरफ से मांग रखा गया है 5 मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाया जाए। अब यहां बैठे तो मुझे नहीं लगता है कि अभय दुबे जी आप इस पर बहुत ज्यादा कमेंट कर पाएंगे, लेकिन देखिए अब जब सरकार मिलती है तो हिस्सेदारियों की मांग होने लगती है, सब अपने हिस्से का आसमान मांगने लगते हैं। नहीं, सभी वर्ग जिन्होंने समर्थन समाज के सभी वर्गों ने कितने डिप्टी सीएम बनाइएगा? नहीं, देखिए सिद्धारमैया जी हैं, डीके हैं, परमेश्वरन जी हैं, अगर किसी को सभी, और ये भी कहा है कि आप 5 मंत्री बनाइए, 5 एमएलए को। सभी वर्गों ने मिलकर कर्नाटका में प्रजातंत्र की जीत हुई है। सभी का अधिकार है। और जहां बीजेपी जीतती है वहां लोकतंत्र की हार होती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए नहीं कह रहे, जीत के बाद जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं के साथ का दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर हम कहते हैं कि प्रजातंत्र पर आघात है। महाराष्ट्र के अभी हमारे साथी बैठे हैं, महाराष्ट्र में जो उद्धव सेना अच्छा हुआ सर कर्नाटक हो गया, ईवीएम भी बच गया, लोकतंत्र भी बच गया अब देश में। अब ठीक है सर, जहां संवैधानिक संस्थाएं कुठाराघात प्रजातंत्र पर करेगी वहां पर हम सवाल खड़ा करेंगे। ये जो अधिनायकवाद है, अरे बताइए 51 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हुई। अब देश के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 11 प्रांतों में आपने एक भी सांसद जीत कर फिर कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई हो जाएगा। एक बार राजीव जी से और धीरेन्द्र जी से भी कमेंट ले लूं, फिर आप दोनों के पास आते हैं। राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार सबसे ज्यादा पहल कर रहे हैं सबको एकजुट करने की। वैसे अंदर की बात तो आप ही बता सकते हैं कि कौन किसके साथ सामने आकर फोटो खिंचवाने से भी इनकार कर देता है। सबसे मुश्किल काम नीतीश कुमार इस वक्त कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी नेता से मिलते हैं, वो कांग्रेस के नेता से भी मिल रहे हैं, वो नवीन पटनायक से भी मिल रहे हैं, शरद पवार सबसे मिलकर आए हैं। लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला अगर नहीं बनता है, अगर एक ही सीट पर विपक्ष के तमाम नेता लड़ रहे होंगे, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और फिर वहां बीजेपी, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। क्या सीट वाइज एक एकजुटता हो, तय किया जाए कि कौन कहां लड़ेगा, ऐसी कोई नौबत बन सकती है? राजीव जी, देखिए निश्चित तौर पर बनेगी, इसलिए कि पार्टियां क्या सोचती हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश के हालात क्या। सुप्रीम कोर्ट के हाल के 2 फैसले, चाहे वो महाराष्ट्र का सवाल हो या दिल्ली का सवाल, और इसके साथ ईडी के डायरेक्टर के लगातार एक्सटेंशन किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा जो एक बड़ा कार्ड था भारतीय जनता पार्टी का, उस सवाल पर कश्मीर में तालिब हुसैन से लेकर किरण पटेल और ऐसे कई सवाल उभर करके आए। फिर आप प्रदीप कुरुलकर और ध्रुव सक्सेना जैसे जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के काफी करीब थे, उन सबों के पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने और गोपनीय जानकारियां देने के बाद सतपाल मलिक के उन आरोपों के बाद कि पुलवामा में जो कुछ हुआ उसे टाला जा सकता था, मुझे लगता है उस कार्ड का जो एकाधिकार है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बड़ी तेजी से दरार आई है। महंगाई, बेरोजगारी पर तो लगातार हम बात करते हैं और लोग ये भी कहेंगे कि इस पर तो उसके बाद भी चुनाव हुए, लेकिन मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो राजनीतिक परिदृश्य है, सबको मिलकर रास्ता तय करना होगा। और कर्नाटक ने जो कुछ किया है, निसंदेह कल क्या हुआ विधानसभा में और फिर लोकसभा में उसके बाद क्या हुआ, इसके आधार पर भविष्य की आप भविष्यवाणी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आपकी बात काल्पनिक, राजीव जी, इसलिए काल्पनिक है क्योंकि कांग्रेस को लेकर तो ममता जी ही खुश नहीं है, कांग्रेस के साथ जाने को तैयार। एक सेकंड, बीआरएस उन्होंने तो खुल के कहा है। नहीं अंजना जी, नवीन पटनायक का बयान देखिए ना थोड़ा। नहीं, मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मिल के चुनाव लड़ने पर मैं कह रही हूँ ब्रिजमोहन जी, ममता जी ने कहा है कि मेरे को कांग्रेस के साथ भी काम करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ये पिछले महीने का उनका बयान है। अगर इसके बाद उनका है तो नवीन पटनायक, बीआरएस। नवीन पटनायक साहब तो इसके पहले भी इंडिपेंडेंट काम करते रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ऐसा मौका आएगा तो उन्होंने ये कहा कि वो मोदी जी का साथ देंगे, उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि वो बीजेपी के साथ है। ठीक है, राजीव जी एक बार बोल रहे हैं। ठीक है राजीव जी, एक बार इस पर जवाब दे दें क्योंकि उनके नेता सबसे मिल रहे हैं तो उनके पास ज्यादा जानकारी है। हाँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब स्थितियां असामान्य हो तो फिर सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें की, प्रीपोल अलायंसेज और पोस्टपोल सिनेरियो जो उसके आधार पर नई सरकार का गठन है। लेकिन इतनी बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रम्प कार्ड के तौर पर
प्रधानमंत्री का चुनाव जिताऊ नेता की जो उनकी छवि थी, वो कर्नाटक, मेघालय, हिमाचल, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव, पंजाब का चुनाव, इन चुनाव में वो छवि धीरे धीरे तिरोहित होती गई और अब उनके नाम के बल पर भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में वापसी की उम्मीद नहीं कर सकती है, इसलिए कि उनके पास स्थानीय स्तर पर नेतृत्व नहीं है, मुद्दे उनके खिलाफ हैं और देश के विपक्षी दलों ने विपक्ष की एकता की कोशिशें शुरू कर दी है। कुल मिलाकर उनके लिए राजनीतिक परिदृश्य उल्टा पड़ रहा है और उनके 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो 24 की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभी तो कायदे से अब उनको बोलना चाहिए। एक बार एक 10 सेकंड से देखिए, बड़े प्रांतों में कोई परेशानी नहीं है अंजना जी। हाँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन प्रांतों में सिर्फ आप कह सकती हैं कि वेस्ट बंगाल का प्रश्न और उत्तर प्रदेश दो। हाँ। लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया कि 2004 में भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी, लेकिन बाद में सब साथ आ गए थे। तो अंततः होगा वही। राहुल जी ने साफ कहा है कि यहां नेतृत्व का प्रश्न नहीं है, नेतृत्व तो देश की जनता करेगी, लेकिन जो मजबूत जहां से है वो दृढ़ता से लड़े, मुखरता से। धीरेन्द्र कुमार जी, विपक्ष की इस उम्मीद पर आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहले तो मैं अपने मित्र अभय जी को बधाई दे देता हूं बड़ी जीत पे। धन्यवाद। और ये विपक्षी एकता की बात तो क्या मैं कहूं, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये विपक्षी एकता नहीं है अंजना जी, ये पक्षी की एकता है। एक बैठता है तो दूसरा उड़ के निकलता है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कबूतर की भूमिका निभा रहे हैं इस देश में, कभी इस डाल पे कभी उस डाल। आपने देखा होगा कि ये गए नवीन पटनायक के पास, क्या बॉडी लैंग्वेज था, वहां से इनको मुंह की खानी पड़ी। ये हैदराबाद में बड़ी रैली होती है, मुझे बहुत दुख भी होता है कि हमारे मुख्यमंत्री को वहां बुलाया नहीं जाता है। ये बिहार के सम्मान की बात, वहां भी उनको ये मिलती है। बंगाल को देख लीजिए, बंगाल में दीदी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था कि बिहारी गुंडे यहाँ पे दंगा फैलाते, वहां पर भी ये घुटने टेक रहे हैं। और तो और रह गई बात, अब ये तो अलग बात है ना कि गालिब ने खुद कहा था ना कि भाई खुश होने के लिए उनका क्या था एक लाइन, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल भी अच्छा है। तो अब अपने मन से ख्याली पुलाव पकाते रहना, ये विपक्षी एकता कैसे हो सकती है? कहीं कोई खुद के दल में ही अभी नेतृत्व का दिक्कत है। मुझे केवल कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में देख लीजिए कि हवाई जहाज एक है, पायलट 2 है, दिशा 2 है। कहाँ विपक्षी एकता? भी तो अपने दल में ही लोगों को बहुत दिक्कत है नेतृत्व का, फिर संयुक्त नेतृत्व की बात आएगी। अब एक जगह अगर कहीं पे इनको सफलता छोटी सी मिली है, अगर इसका मतलब वो देश के लिए कोई एक टोन सेट जो होने की बात है, वो टोन सेट नहीं होता है इसमें अंजना जी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जेडीयू के मित्र से मुख्यमंत्री को मांग करता हूँ कि बिहार ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, आपको 17 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है, चाहे जिस प्रकार से लिया बने हुए हो, लेकिन नैतिक दायित्वों का पूर्ति नहीं कर रहे हैं। और बिहार के दायित्वों की अगर पूर्ति नहीं करनी है, अगर विपक्षी एकता उनको करनी है ना, तो कम से कम बिहार का दायित्व दे दे किसी और को, ताकि बिहार के लोग सुरक्षित रह सके, बिहार में विकास हो सके। जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस क्या हो रहा है बिहार में? आज की दिनों में आरा में दौड़ा के जैसे इलाहाबाद में हत्या हुई है, उस तरह की हत्या हुई। राजीव जी, लैंड ऑर्डर फेल है। बिहार में कौन सा मॉडल लेकर जाना चाहते हैं? एक छोटा सा जवाब सुन लीजिए धीरेन्द्र जी। हाँ, एलजेपी तो एक विभाजित पार्टी है और पहले तो इनका असली एलजेपी क्या होगा इसका संकट है, और ये संकट केवल इनका नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बड़ा संकट है। विपक्षी एकता को लेकर के इनकी जो इनका जो प्रभाव है वो समझ सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात में मैंने नहीं टोका आपको, अब आप धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, मेरे पास केवल 30 सेकेंड है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इस खुशफहमी में रहे, ये काफी शक्तिशाली है, इनके गढ़ ढहते चले जा रहे हैं और हम मेहनत करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे। मुझे विश्वास है 2024 पे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी जैसे विभाजित घरों की वापसी नहीं होने वाली। ठीक है, छोटा सा जवाब धीरेन्द्र जी, मुझे फिर इन दोनों से जवाब देंगे। मैं आपके माध्यम से अंजना जी पूछना चाहता हूं राजीव जी से कि इनका मॉडल क्या होगा, किस मॉडल को लेकर ये देश में जाएंगे? भ्रष्टाचार का मॉडल, उस पर ये बोल नहीं सकते, गठबंधन करके बैठे हैं बिहार। डेवलपमेंट के नाम पर जीरो डेवलपमेंट टॉलरेंस बोलते हैं, जीरो, लेकिन इनका डेवलपमेंट है। ये कौन सा मॉडल लेके किस मुंह से जाएंगे? मुझे कभी कभी हंसी आती है इन लोगों के सोच पे। ठीक है, ब्रिजमोहन जी 2 लाइन बोल लीजिए। मॉडल क्या होगा?
क्या मॉडल होगा? अंजना जी, मॉडल होगा भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, लापरवाही और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में 2 फैसले जो सुनाए उससे पूरा सिद्ध कर दिया है उन्होंने कि इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनसे जुड़े हुए लोग जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं वो पदों का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, दुबे जी 2 लाइन, एजेंडा क्या होगा? ठीक है दुबे जी 2 लाइन से। जिस प्रकार से हमारे देश में महंगाई चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के शासन को इस देश के युवाओं ने देखा है, समझा है, तभी तो कर्नाटक के युवाओं ने उनके खिलाफ वोट दिया है और उन्हें हराने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभार्थी वर्ग बनाया है, नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय माल्या का 99% एनसीएलटी में हेयर कट देके, एक धन्ना सेठ 609 नंबर का था जिसको 2 नंबर का बना दिया 12 लाख करोड़ की नेटवर्क। कर्नाटक में लेकिन लोकल इश्यूज काम आया आपको। उसके खिलाफ हम लोग महंगाई पर वार करेंगे, बेरोजगारी पर वार करेंगे और ये सब को आप कैसे कन्फ्रंट करेंगे? देखिए, इनकी दशा ऐसी है कि भी ये राजीव रंजन बोले जा रहे थे, इनके 2 बड़े नेता नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह जो अध्यक्ष थे और उपेंद्र कुशवाहा वो छोड़ के भाग गए उनको। आरसीपी सिंह भाजपा में आ गए, फिर भी नीतीश कुमार दर बढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे खोखले नेताओं के बल पर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो नीतीश कुमार 1 दर्जन भी सीट नहीं जीतते। जिसकी ऐसी दुर्दशा है, अगर वो खम ठोक रहा है तो समझ जाइए कि पराजित लोग। अभी तो कुछ राज्यों के चुनाव भी बाकी हैं और फिर 24 की लड़ाई होनी है, लेकिन देखिए अभी से ही कैसे कोई ऑक्सीजन कर्नाटक की जीत से ले रहा है और कोई ये मान रहा है कि ऑक्सीजन हवा हो जाएगी 24 आते आते। आप देखते रहिए आज तक।